अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर आमिर रिजवान। आज के लेक्चर में हम लोगों ने अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की प्रॉब्लम नंबर 15 अटैम्प्ट करनी है, जो बुक के पेज नंबर 247 पे है। अब देखें बेटे, हमारी जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के हवाले से डिस्कशन हुई, उसमें हमने ये कहा कि जब भी हम अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो पहला आइटम जो रिकन्सिलिएशन में इनपुट के तौर पे आता है वो कैश बुक या पासबुक, दोनों बुक में से किसी एक बुक का बैलेंस होगा। कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हम उसे डेबिट करेंगे, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन अगर वो साथ ये मेंशन कर दे कि ये ओवरड्राफ्ट है या ओवरड्रॉन है तो फिर हम इसको रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह जो हमारी पासबुक है इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन अगर वो साथ ये मेंशन कर दे कि ये ओवरड्राफ्ट है या ओवरड्रॉन है तो इसको भी हम रिवर्स करके क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये हमारा इनपुट होगा। उसके बाद क्वेश्चन में बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स बच जाएंगी वो हमारी डिफरेंस की ये 4 वजूहात हैं। तो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस 4 रीजंस की बेस पे आता है। उनमें से पहली रीज़न हमने डिस्कस की थी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो अब लाजमी नहीं होता है कि वो हर क्वेश्चन में चेक इशूड ही का वर्ड यूज़ करे। इस इशूड की जगह डिफरेंट वर्ड यूज़ हो सकते हैं। वो लिख सकता है चेक इशूड, वो लिख सकता है चेक ड्रॉन, वो लिख सकता है चेक पास्ट, वो लिख सकता है आउटगोइंग चेक। ठीक, तो इन चारों में से जो भी वो यूज़ करेगा हम उसे क्या करेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक्स के नाम से डेबिट कर देंगे। राइट। डिफरेंस की दूसरी रीज़न होती है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। राइट, तो लाजमी नहीं है कि वो हर क्वेश्चन में चेक डिपॉजिटेड ही का वर्ड यूज़ करे। डिपॉजिटेड की जगह पे भी डिफरेंट वर्ड यूज़ हो सकते हैं। क्या क्या, चेक डिपॉजिटेड, वो लिख सकता है चेक पेड इन टू दी बैंक, वो लिख सकता है चेक सेंड टू दी बैंक, वो लिख सकता है ओमिटेड चेक, वो लिख सकता है चेक रिसीव्ड। तो अब इन पांचों में से जो भी वो लिखेगा हम उसे क्या करेंगे, अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो हमारी पहली दो रीजंस होती हैं, इनका हमें स्टेटमेंट देखते ही फौरन पता चल जाएगा कि ये चेक इशूड वाली स्टेटमेंट है और ये चेक डिपॉजिट वाली स्टेटमेंट है। और ये दोनों स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में एक एक बार यूज़ होती हैं। एक बार ही चेक इशूड आएंगे और एक बार ही चेक डिपॉजिट आएंगे। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़्यादा बार भी आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये एक एक बार यूज़ होते हैं। राइट। हमारे लिए जो प्रॉब्लम एरिया है वो हमारी लास्ट टू रीज़न क्रेडिटेड और डेबिटेड मेड बाई बैंक है। अब क्रेडिटेड और डेबिटेड मेड बाई बैंक के हवाले से ये है बेटे कि सम टाइम वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में खुद बता देता है कि ये चीज़ क्रेडिट हुई है या ये चीज़ डेबिट हुई है। तो जहाँ वो बता देगा वहाँ हमारे लिए आसानी, क्रेडिटेड मेड बाई बैंक है तो डेबिट कर लें, डेबिटेड मेड बाई बैंक लिखा है तो क्रेडिट कर लें। प्रॉब्लम हमारे लिए वहाँ बन जाता है जहाँ पे वो मेंशन नहीं करता है कि ये क्रेडिट हुई है चीज़ या डेबिट हुई है। तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने क्या करना होता है बेटे, खुद डिसाइड करना होता है कि कौन सी चीज़ क्रेडिटेड है और कौन सी चीज़ डेबिटेड है। तो अब हमारे डिसीजन का क्या क्राइटेरिया है, सिंपल सा क्राइटेरिया। आप बेटे स्टेटमेंट को रीड करें, स्टेटमेंट रीड करने के बाद अगर आपको पता चलता है जी कि इस स्टेटमेंट की वजह से हमारे बैंक अकाउंट में पैसों का इंक्रीज आया हुआ है तो ये क्रेडिटेड बाय बैंक कहलाएगा, आप इसे डेबिट कर लेंगे। और अगर स्टेटमेंट रीड करने के बाद आपको पता चलता है नहीं जी स्टेटमेंट की वजह से हमारे बैंक अकाउंट से पैसे डिक्रीज हो गए हुए हैं तो ये डेबिटेड बाय बैंक कहलाएगा और आप इसे फिर रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्रेडिट कर लेंगे। तो ये टोटल 4 रीजंस हैं। ठीक, तो अब जब क्वेश्चन आएगा तो लाजमी नहीं है कि वो यही सीक्वेंस फॉलो करे, सीक्वेंस चेंज हो सकता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन इन 4 रीजन से बाहर नहीं निकलेगा। राइट। तो नहीं बेटे, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब जब हम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो पहले हमने इसका फॉर्मेट बनाना होता है। तो फॉर्मेट क्या है हम लोगों के पास, आपने ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगानी है और इस लाइन समेत आपने 3 लाइंस यूज़ करनी होती हैं इन्फॉर्म करने के लिए कि इस वक्त आप कर क्या रहे हैं। ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपने लेफ्ट और राइट साइड पे मार्जिन लाइन लगाई हुई होगी। तो ये जो राइट साइड की मार्जिन लाइन है इसके साथ आपने अमाउंट का सिर्फ एक कॉलम बना लेना है। ठीक है, इस लाइन को यूटिलाइज करना है आपने। बस ये एक लाइन वर्टिकल लगाएं, ये अमाउंट का कॉलम बन जाएगा और इस कॉलम के अंदर यहाँ लिख देंगे आप रुपीस। ठीक, अब चलते हैं बेटे हम अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि वो क्या इन्फॉर्म कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट किया हमने। ठीक है, तो नहीं जी, अब सुनिएगा क्या कह रहा है। ऑन 31 मार्च 2005 the bank balance of Mr. Safdar Khan appeared at rupees 6,800 in his cash book.
तो बैंक बैलेंस डजेंट मीन्स कि ये पासबुक का बैलेंस है। बेटे ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्टूडेंट्स की मिस्टेक है कॉमन। ठीक, आप कहते हैं बैंक बैलेंस पासबुक है, नो, बुक देखनी है कि ये बैंक बैलेंस कौन सी बुक का है, कैश बुक का या पासबुक का। तो इसको बता रहा है ये कैश बुक का बैलेंस है। ठीक है, कितना है 6800। तो कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। और अगर वो ओवरड्राफ्ट लिखते तो फिर क्रेडिट करना है, तो उसने ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा है इसलिए ये कैश बुक का बैलेंस डेबिट होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं ऑन रिकनसाइलिंग विद द पासबुक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज असर्टेन। कह रहे हैं अब जब इस कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के साथ कंपेयर किया गया तो ये इन्फॉर्मेशन मिली आपको। ठीक, आपसे क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 मार्च 2005। कह रहे हैं अब आपने पासबुक का बैलेंस जो है वो शो करना है। तो कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक शो करना है, तो ये सारा काम हम कहाँ करते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो इट मीन्स यहाँ से अब हम अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो सी है वो प्रिपेयर करेंगे। तो लें बेटे स्टार्ट लेते हैं। अब इस बैलेंस को हम रिकन्सिलिएशन के फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो टॉप पे आपने 3 लाइंस यूज़ करनी है इन्फॉर्म करने के लिए कि आप कर क्या रहे हैं। तो पहली लाइन में अपने ट्रेडर का नेम लिखना है जो कि सफदर खान है। सेकंड लाइन में जो चीज़ बना रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और थर्ड लाइन में एज ऑन 31 मार्च 2005। अमाउंट वाले कॉलम में पहली लाइन में यहाँ हमने लिखा रुपीज़। अब चूंकि यहाँ रुपीज़ लिखा हुआ है तो इस लाइन में मज़ीद कुछ नहीं लिखना आप लोगों ने। ठीक है, अब आप यहाँ इससे नीचे वाली लाइन में लिखेंगे कैश बुक बैलेंस। तो कितना दिया हुआ उसने क्वेश्चन में बेटे, दिस इज 6800। ठीक है, अब कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो आप इसके साथ यहाँ लिख देंगे डेबिट। और अगर यहाँ वो ओवरड्राफ्ट लिखा होता तो फिर इसे क्रेडिट करते। ठीक, तो इस वक्त नहीं लिखा है इसलिए कि डेबिट बैलेंस है। नहीं बेटे ये बैलेंस आ गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या इन्फॉर्म कर रहा है। तो अब स्टेटमेंट नंबर 1 अब देखें क्या कह रहा है। अब इस स्टेटमेंट नंबर 1 में ना उसने बेटे 3 बातें की हैं। एक ही स्टेटमेंट में उसने 3 तरह की इंफॉर्मेशन दी। क्या कह रहा है, डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस 64। ठीक है, क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक इंटरेस्ट 280 एंड डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक रुपीज 1800 वर नॉट पास्ड इन द कैश बुक। कह रहा है ये 3 काम हुए हैं। एक, आपके बैंक चार्जेस डेबिट हुए हैं, खुद क्लियरली बता रहा है कि बैंक चार्जेस डेबिट हुए हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है और जो डिविडेंड है वो भी क्रेडिट हुआ है। ठीक, तो बैंक चार्जेस 64 डेबिट हुए हैं, इंटरेस्ट 280 क्रेडिट हुआ है और डिविडेंड 1800 क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो ये जो डेबिटेड मेड बाय बैंक है क्लियर उसने खुद बता दिया, हम इसको क्रेडिट कर देंगे। और ये जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है ये दोनों क्रेडिट हुए हैं, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो लें बेटे अब इस स्टेटमेंट को हम रिकन्सिलिएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो लें बेटे 3 बातें इकट्ठी ट्रांसफर की जाएंगी। तो लें बेटे अब यहाँ आ जाएगा सबसे पहले बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, कितने हैं 64, हम इन्हें क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब बैलेंस कर लेते हैं पहले। तो अब हम लोगों के पास बैलेंस 6800 डेबिट है, बीच में से 64 क्रेडिट हो रहा है। ठीक है ना, तो डेबिट और क्रेडिट अपोजिट हैं इसलिए ये दोनों अमाउंट से एक दूसरे में से माइनस हो जाएंगी। तो अब माइनस करें तो नया बैलेंस आ जाता है 6736। अब चूंकि डेबिट वाला आंसर बड़ा है इसलिए 60 डेबिट लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे लेस, तो अब चूंकि माइनस किया था इसलिए लेस वाली अमाउंट को विद इन ब्रैकेट लिखते हैं। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट में उसने बताया जी कि इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट भी हुआ है, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। राइट, कितना है 280। ठीक है ना, तो अब इसको करना क्या, हमने क्रेडिटेड बाय बैंक है हम डेबिट कर देंगे। अब बैलेंस आउट करते हैं, तो बैलेंस हमारा डेबिट है 6730, अब 280 मजीद डेबिट हो गया। तो डेबिट और डेबिट दोनों सेम है इसलिए ये दोनों अमाउंट्स ऐड हो जाएंगी। तो आंसर आ जाएगा 7016, आंसर के साथ डेबिट लिख देंगे। ठीक होगी बात बेटे। नेक्स्ट इसी स्टेटमेंट में उसने बताया जी कि डिविडेंड जो है वो भी क्रेडिट हुआ है, तो उसके लिए अब आप यहाँ लिखेंगे डिविडेंड क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक, कितना 1800, तो क्रेडिटेड बाय बैंक है हम इसको डेबिट कर देंगे। अब बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस पहले से डेबिट है 7016 और 1800 मजीद डेबिट हो गया है, तो दोनों सेम है इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा 8816 डेबिट, और यहाँ लिख देंगे ऐड और इधर भी ऐड। ठीक है जी, तो ये हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 कंप्लीट होगी जिसमें उसने 3 बातें की थी। राइट, अब अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं बेटे क्या इन्फॉर्म कर रहा है। तो लें बेटे स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है, अ बिल रिसीवेबल फॉर रुपीज 1400 was realized by the bank but no entry was in the passed in the cash book। ठीक है,
कह रहा है एक बिल रिसीवेबल था, तो बिल रिसीवेबल का मतलब है आपने कहीं से पैसे लेने थे 1400, तो कह रहा है जी कि आपकी जगह वो आपके बैंकर्स ने रियलाइज का मतलब होता है रिसीव कर लेना, ठीक है ना, पैसे रिसीव बैंक ने कर लिए। 1400 का एक बिल रिसीवेबल था, इसके पैसे आपने लेने थे, तो अब हुआ क्या, आपकी जगह आपने बैंकर्स ने उनको रिसीव कर लिया, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे अकाउंट में इंक्रीज आया है, तो इंक्रीज को क्या कहते हैं बेटे, क्रेडिटेड मेड बाय बैंक। तो अब रिकंसिलिएशन में हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो नहीं बेटे, इस स्टेटमेंट को अब हम लोग, ये हमारे कौन सी उसमें फॉल कर रही है, रीजन में, ये फोर्थ है, अकाउंट में इंक्रीज आया हुआ है, ठीक है ना, तो क्रेडिटेड बाय बैंक है, हम इसको रिकंसिलिएशन में डेबिट कर देंगे। तो अब इस अमाउंट को यहाँ रिकंसिलिएशन में ट्रांसफर करते हैं जी, तो लें बेटे, ये आ गया, बिल रिसीवेबल क्रेडिटेड बाय द बैंक, ठीक है, कितना 1400, तो अब क्रेडिटेड बाय बैंक है, हम इसको रिकंसिलिएशन में क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो अब बैलेंस हमारा डेबिट है 8816, अमाउंट भी डेबिट हो रही है, दोनों सेम है, इसलिए ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 10,216 रुपीज़। अब आंसर के साथ फिर दोबारा डेबिट लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे ऐड, राइट, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रांसफर हो गई जी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, देखें क्या इन्फॉर्म कर रहा है, तो लें बेटे, स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कह रहा है, चेक्स फॉर पीस 1400 वर इशूड। अब बात आई है चेक इशूड की, अब ये हमारी पहली दो रीजंस बन रही हैं, ठीक है ना, तो अब कौन सी स्टेटमेंट बन रही है, ये चेक इशूड है, तो चेक इशूड हमारी पहली रीजन बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से डेबिट करेंगे, तो वो यही कह रहा है, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक, तो नहीं बेटे, ये अब हमारी रीजन कौन सी बन रही है, ये पहली वाली चेक इशूड, ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से हम डेबिट कर लेंगे। तो अब इस अमाउंट को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ट्रांसफर करते हैं जी, तो लें बेटे, ये आ गई, अनप्रेजेंटेड चेक्स 1400, तो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब बैलेंस करते हैं इसको, तो पहले से बैलेंस डेबिट है 10,216, अब 1,400 मजीद डेबिट हो गया, तो डेबिट और डेबिट दोनों सेम है, इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 11,616। आंसर के साथ दोबारा आप क्या लिख देंगे, डेबिट, ठीक होगी बात, ये बेटे हमारी स्टेटमेंट हो गई कंप्लीट। अब अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर 4, चेक्स फॉर पीस 1600 वर पेड इनटू द बैंक, ठीक है, तो अब क्या है, चेक पेड इनटू द बैंक, तो ये कहाँ आ रहा है, ये अब हमारी सेकंड वाली रीजन बन रही है, कह रहा है बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने इसे अभी तक कलेक्ट नहीं किया है, तो अब इस स्टेटमेंट को हमारी ये कौन सी रीजन बन रही है, ये रीजन में आए तो चेक पेड कहाँ लिखा है, ये पेड, ठीक है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगी बेटे अनकलेक्टेड चेक्स कितने हैं 1600, तो अब हमने इनको क्या करना है, क्रेडिट कर लेना है, ठीक, तो अब बैलेंस आउट करते हैं, तो देखें डेबिट बैलेंस था हमारे पास 11,616, अब बीच में से 1,600 क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक, तो इसलिए दोनों अपोजिट हैं, माइनस हो जाएंगे, तो 11,616 माइनस 1,600, तो आंसर आ गया बेटे 10,016 रुपीज़। अब इस आंसर के साथ लिखेंगे क्या, या डेबिट या क्रेडिट, तो कौन सी अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट वाली अमाउंट ज़्यादा है, तो यहाँ अब आप लिख देंगे बेटे डेबिट। अब चूंकि 1,600 माइनस हुआ है, तो इसको यहाँ विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, तो विद इन ब्रैकेट मीन्स ये यहाँ से माइनस हो रहा है, और यहाँ पे लेस लिख देंगे, ठीक हो गया बेटे। अब फाइनल स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट बेटे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नई चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखें क्या कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 5 में, अ चेक फॉर पीस 20 वाज नॉट शोन इन द कैश बुक एज डिसऑनर्ड, कह रहा है 20 रुपीज़ का एक चेक है और ये आपकी कैश बुक में डिसऑनर के नाम से शो नहीं हो रहा, मींस कहना ये चाह रहा है कि बैंक ने ना एक चेक है जिसको डिसऑनर कर दिया है, 20 रुपीज़ का एक चेक है जिसको बैंक ने डिसऑनर कर दिया, लेकिन आपकी कैश बुक में इसका रिकॉर्ड नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे आके सबसे बड़ा जो क्वेश्चन राइज होता है वो ये राइज होता है कि कौन सा, हमारे पास चेक दो तरह के होते हैं ना, एक चेक इशूड और एक चेक डिपॉजिट, तो उसे बताना ये चाहिए था कि दोनों चेक्स में से कौन सा वाला चेक डिसऑनर हुआ है, क्योंकि अगर ये चेक इशूड डिसऑनर हुआ है तो फिर हमने इसकी चेक इशूड वाली ट्रीटमेंट करनी है, और अगर चेक डिपॉजिट डिसऑनर हुआ है तो फिर हमने इसकी चेक डिपॉजिट वाली ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है, तो उसे क्वेश्चन में ये बताना चाहिए था कि कौन सा वाला चेक डिसऑनर हुआ है, ठीक है, तो वो नहीं बता रहा है, तो बेटे सुनिएगा, जब वो नहीं बताएगा ना कि कौन सा वाला चेक डिसऑनर हुआ है, तो फिर हम अज्यूम करेंगे कि ये चेक डिपॉजिट डिसऑनर हुआ है, इशूड वाला नहीं, ठीक है,
कि अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि एक चेक डिसऑनर हो गया 20 रुपीज़ का, तो उसे मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास चेक दो तरह के होते हैं, चेक इशूड और चेक डिपॉजिट। तो उसे मेंशन करना चाहिए था कौन सा चेक डिसऑनर हुआ है, ठीक। क्योंकि अगर चेक इशूड डिसऑनर हुआ है तो हमने इशूड वाली ट्रीटमेंट करनी है, डेबिट करेंगे, और अगर चेक डिपॉजिट डिसऑनर हुआ है तो हमने चेक डिपॉजिट वाली ट्रीटमेंट करनी है, क्रेडिट करेंगे। तो अब वो मेंशन नहीं कर रहा है, तो जब वो मेंशन नहीं करेगा कि कौन सा चेक डिसऑनर हुआ है, तो फिर हम इसको क्या अज्यूम करेंगे कि ये चेक डिपॉजिट डिसऑनर हुआ है, ठीक है। तो अब इस वक्त उसने मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम अज्यूम करेंगे कि ये चेक डिपॉजिट डिसऑनर हुआ है, और हम इसको क्या कर लेंगे, अब रिकंसिलिएशन में क्रेडिट कर लेंगे। तो यहाँ आइएगा अब आप लोग, यहाँ लिखेंगे बेटे, अब चाहे चेक इशूड डिसऑनर हो चाहे चेक डिपॉजिट डिसऑनर हो, रीजन में अब आपने अनप्रेजेंटेड या अनकलेक्टेड चेक नहीं लिखना है, लिखेंगे डिसऑनर्ड चेक, ठीक है। अब सिर्फ देखना यह है कि इशूड वाला डिसऑनर हुआ था या डिपॉजिट वाला डिसऑनर हुआ था। इशूड वाला डिसऑनर हुआ था तो इसको डेबिट करें, डिपॉजिट वाला डिसऑनर हुआ था तो क्रेडिट करें। तो अब लिखना डिसऑनर्ड चेक है रीजन में, क्योंकि ना ये अनप्रेजेंटेड है ना ये अनकलेक्टेड है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे बेटे डिसऑनर्ड चेक, और क्या अज्यूम किया हमने इसको, ये चेक डिपॉजिट है इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। तो अब हम लोगों के पास क्या है, बैलेंस 10,016 डेबिट है, 20 रुपीज़ बीच में से क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। तो माइनस कर देंगे, दोनों अपोजिट हैं, लेस हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 9,996 रुपीज़। अब आंसर के साथ अगेन या डेबिट लिखना है या क्रेडिट लिखना है, तो कौन सी अमाउंट बढ़ी है, डेबिट वाली अमाउंट 10,000 में से 20 रुपीज़ क्रेडिट हुए हैं, तो डेबिट वाली अमाउंट बढ़ी है इसलिए आंसर के साथ डेबिट लिखेंगे, ठीक है बेटे। तो लें बेटे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, सारी स्टेटमेंट्स ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो रिकंसिलिएशन कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की क्लोजिंग करनी है। तो अब क्लोजिंग कैसे होगी बेटे, ये जो हमारा लास्ट आंसर आया 9,996 जो कि डेबिट था, इस आंसर को आप करेंगे सिंगल अंडरलाइन, और इसी आंसर को दोबारा लिख देंगे 9,996 रुपीज़, ठीक है। और इसके बैलेंस को रिवर्स कर देंगे, लास्ट आंसर क्या था डेबिट, अब रिवर्स हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, और अगर लास्ट आंसर यहाँ क्रेडिट होता तो ये डेबिट आ जाता, ठीक है। तो अब इस वक्त डेबिट है इसलिए क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब आंसर के साथ लिखना क्या है, स्टार्ट हमने क्वेश्चन को कहाँ से लिया था, कैश बुक के बैलेंस से, तो एंड कहाँ होगा, पासबुक के बैलेंस पे। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे बेटे पासबुक बैलेंस। तो अब पासबुक का बैलेंस क्या आया करता है हमारे पास, क्रेडिट होता है, तो आंसर में क्रेडिट आया हुआ है इसलिए साथ ओवरड्राफ्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पासबुक का बैलेंस यहाँ पे डेबिट आ जाता तो फिर हम यहाँ पे साथ विद इन ब्रैकेट ओवरड्राफ्ट लिख देते, लेकिन चूंकि आंसर क्रेडिट हुआ है इसलिए ओवरड्राफ्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लें बेटे, ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 15 जो सी है वो हो गई कंप्लीट। थैंक यू सो मच।